भारत की आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक ऐसी विचारधारा भी पनप रही थी जो सिर्फ अंग्रेज़ों को ही नहीं बल्कि भारत के पूरे सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना चाहती थी। तो आज बात करते हैं इसी रैडिकल चैलेंज की, भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय की। तो सवाल ये है कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के अलावा आखिर वो कौन सी एक और विचारधारा थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य इतना ज्यादा खौफ खाता था। इसका जवाब हमें मिलता है एक ऐसी घटना से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, साल था 1917। रूस में एक जबरदस्त क्रांति होती है और जार का सदियों पुराना शासन उखाड़ फेंका जाता है। और बहुत जल्द इस क्रांति की गूंज भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बिल्कुल नई तरह की आग जलाने वाली थी। और इस नई सोच को भारत लाने के पीछे एक बड़ा नाम था, एमएन रॉय, एक जोशीले क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो आगे चलकर भारत में कम्युनिज्म के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक बने। यहाँ एक दिलचस्प बात है, भारत में इस आंदोलन की पहली नींव भारत के अंदर नहीं बल्कि हजारों मील दूर ताशकंद शहर में रखी गई थी, जहां 1920 में एक संगठित पार्टी बनाने के पहले बीज बोए गए। लेकिन असली शुरुआत मतलब भारतीय जमीन पर इस आंदोलन को एक औपचारिक शक्ल मिली 1925 में कानपुर में। यहीं से इसे एक ऑल इंडिया पहचान मिलनी शुरू हुई। और जाहिर है, जैसे जैसे ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नजरें इस पर टिक गईं। उन्होंने इसे देश के लिए एक खतरा, एक साजिश कहना शुरू कर दिया। और ये बस एक शुरुआत थी इस नई ताकत के खिलाफ एक बड़े एक्शन की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विचारधारा थी क्या और ये पावरफुल नया आइडिया आया कहाँ से था। तो ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट या वामपंथी आंदोलन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसी सोच है जो समाज के गरीब, शोषित और दबे कुचले वर्गों के हक की बात करती है। ये कहती है कि मजदूरों और किसानों की भलाई के लिए बड़े यानी रैडिकल बदलाव होने चाहिए और इसके लिए पूंजीपतियों को यानी जो फैक्ट्रियों और जमीनों के मालिक हैं उन्हें चुनौती देनी होगी। 1917 की रूसी क्रांति ने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को एक नया रास्ता दिखा दिया। इसने साबित कर दिया कि अगर किसान और मजदूर एक हो जाएं तो वो पूरी सत्ता को पलट सकते हैं। एमएन रॉय जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक आज़ादी का भी वादा करता था। तो ये तो हो गई आइडिया की बात। अब देखते हैं कि भारत में ये सोच एक संगठित आंदोलन कैसे बनी। वो कौन लोग थे जिन्होंने इसकी नींव रखी? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1920 में ताशकंद से, जहां एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई बनाई। फिर 1925 में कानपुर में ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अध्यक्ष बने सिंगारवेलु चेट्टियार। और बात यही नहीं रुकी, 1926 में फिलिप स्प्रैट नाम के एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी भारत आए, मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करने। मतलब ये शुरू से ही एक इंटरनेशनल कनेक्शन वाला आंदोलन था। जैसे ही पार्टी ने देश में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, अंग्रेज सरकार ने फैसला कर लिया कि इसे हर हाल में कुचलना है। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ड्रामा, जिसे इतिहास में मीरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। मार्च 1929 ब्रिटिश सरकार ने एक जोरदार एक्शन लिया। एक साथ पूरे भारत से 32 बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेताओं, ट्रेड यूनियन के लोगों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाम दिया गया द मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। सरकार का प्लान तो था कि इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये एक नेशन वाइड क्रैकडाउन था। गिरफ्तारियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर तलाशी हुई, सीक्रेट कोड, चिट्ठियां सब जब्त कर लिए गए। मुकदमा 3 साल से भी ज्यादा चला। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। सजा तो हुई, पर इन कम्युनिस्ट नेताओं को गांधी और नेहरू जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेताओं का भी साथ मिला, उनकी सहानुभूति मिली और रातों रात ये लोग पूरे देश में हीरो बन गए। पर कम्युनिस्टों की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, उनकी अपनी अलग आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी उनके रिश्ते काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। वो एक तरह से 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहे थे। देखें, कांग्रेस और सीपीआई के बीच सोच का फर्क बहुत गहरा था। सीपीआई मानती थी कि कांग्रेस अमीरों और पूंजीपतियों की पार्टी है,
जिसे वो बुर्जुआ कहते थे। इसीलिए उन्होंने गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना की। लेकिन सबसे बड़ा टकराव हुआ वर्ल्ड वॉर II के दौरान। जब कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, तब सीपीआई ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो सीपीआई ने इस जंग को लोगों की जंग डिक्लेयर कर दिया और अंग्रेजों का साथ देने लगी। इसके बदले में सरकार ने पार्टी पर से बैन हटा लिया। इस एक फैसले ने उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने अंग्रेजों की मदद तक की। ये एक बहुत ही विवादास्पद फैसला था। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 3 बड़े षड्यंत्र केस चलाए। याद रखिएगा, पहला 1922-23 में पेशावर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, फिर 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल और आखिर में सबसे मशहूर 1929 से 33 तक चला मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। इसके अलावा कुछ और जरूरी लेफ्टिस्ट संगठनों के नाम भी जान लीजिए, जैसे 1925 में बंगाल में मुजफ्फर अहमद और काजी नजरुल इस्लाम की बनाई लेबर स्वराज पार्टी, और हाँ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका भी झुकाव लेफ्ट की तरफ ही था। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। भारत का वामपंथी आंदोलन रूसी क्रांति से इंस्पायर्ड था। 1925 में कानपुर में इसे संगठित रूप मिला। अंग्रेजों ने इसे मेरठ षड्यंत्र केस से दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे ये और भी फेमस हो गया। कांग्रेस के साथ इसके रिश्ते हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे और भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी भूमिका आज भी एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, विचारधाराओं की ये शुरुआती लड़ाई, साम्राज्य, राष्ट्रवाद और साम्यवाद के बीच की ये जंग, इसने आखिर में जाकर आज़ाद भारत की राजनीति को कैसे और कितना बदला, इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए बेझिझक कमेंट करें।